जय हिंद। आपका फिर से अपने YouTube चैनल लक्ष्य साथी पर स्वागत है। आज हम इसके अंदर देखेंगे कि जो ईरानी का भारत पर आक्रमण होता है, या कहें कि जब जो महाजनपद होते हैं उस समय ईरान, या कहें कि उस समय जो पारस है या पर्सिया है जो कि भारत पर आक्रमण करता है, उस आक्रमण किस प्रकार होता है और उसके जो क्या प्रभाव भारत पर पड़ते हैं उसके बारे में देखने वाले हैं। यह हमारे प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज नंबर 46 है और महाजनपद पर पार्ट नंबर 4 है। इसके अंदर हम कंप्लीट देखेंगे कि जो ईरानी आक्रमण होता है महाजनपदों पर, हमारा एक उद्देश्य रहता है कि कम से कम समय में हम अधिक से अधिक जानकारी आप तक पहुंचा सके। तो इसके अंदर देखते हैं कि ईरानी आक्रमण, कि ईरान का जो वर्तमान में ईरान है, वर्तमान में जो ईरान है, इस ईरान का प्राचीन नाम पारस या पर्सिया था। इसको फारस या पर्सिया कहा जाता था प्राचीन समय में। तो आक्रमण की जो उस समय, यानी कि जिस समय भारत के अंदर जो महाजनपदों का उत्थान हो रहा था, उसी समय जो पर्सिया है या कहें कि जो फारस है, इस फारस की संस्कृति जो कि बड़ी विस्तारित थी, या कहें कि जिस प्रकार आज की वर्तमान समय में जैसे यूरोप की जो संस्कृति लगभग सभी विश्व के देशों में अपनाई जा रही है, ठीक उसी प्रकार उस समय जो फारस की जो संस्कृति थी वो बहुत ही प्रभावशाली थी। उसका जो प्रभाव अन्य दूसरे जो साम्राज्य थे वहाँ तक उस तक फैली हुआ था। कहने का मतलब है कि उस समय जो कि फारस फारस जो साम्राज्य था वो बहुत शक्तिशाली हुआ करता था, शक्तिशाली हुआ करता था। लेकिन जिस समय जो फारस है, जिस समय यह फारस है या कहें कि फर्सिया है या कहें कि ईरान है, ईरान ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उस समय भारत की स्थिति इस प्रकार की थी कि उस समय भारत के अंदर जो किसी एक राजा का शासन नहीं हुआ करता था, बल्कि भारत अनेक जो कि छोटे छोटे जो कि कबीलों के रूप में बटा हुआ था, या कहें कि छोटे छोटे जो कि राजा हुआ करते थे। यानी कि भारत पर कोई एक प्रभावशाली राजा नहीं था, बल्कि छोटे छोटे राजा हुआ करते थे। राजाओं के मध्य एकता नहीं थी, यानी कि जैसे कि जो महाजनपद थे उनके अंदर अलग अलग राजा होते थे, उनके अलग अलग उनके विचार होते थे, उन राजाओं के मध्य किसी प्रकार की एकजुटता नहीं थी। इसलिए जो पर्सिया है या कहें कि ईरान है, ईरान जब भारत पर आक्रमण करता है तो वो आसानी से उनको जीत लेता है, क्योंकि उन राजाओं के मध्य, जो भारत के राजा थे, उनके मध्य एकजुटता नहीं थी। इसके साथ साथ देखें कि जब आक्रमण की जो पर्सिया है या कहें कि ईरान ने भारत पर आक्रमण किया तो इसकी जानकारी हमको कुछ स्रोतों से मिलती है। जैसे कि एक तो हेरोडोटस के द्वारा लिखे गए, जो हेरोडोटस ने जो लिखा है ना, उनसे हमको जानकारी मिलती है कि जो ईरान है, इस ईरान ने भारत पर आक्रमण किया। साथ ही जो स्ट्रोबो द्वारा लिखे गए जो अभिलेख है या वो जो किताबें हैं, उनके अंदर हमको जानकारी मिलती है कि ईरान ने भारत पर आक्रमण किया। इसी के साथ साथ एरियन के जो स्रोत है उनसे जानकारी मिलती है। साथ ही जो पर्सिया है या कहें कि ईरान है, ईरान के अंदर एक वंश हुआ जिसका नाम है अखामनी वंश, जिसका साम्राज्य हुआ। इस अखामनी वंश के जो राजा थे, इन राजाओं ने भारत पर आक्रमण करके जिनको जीता तो उन्होंने अपने अभिलेख खुदवाए। उन अभिलेखों से भी जो शिलालेख है, इन शिलालेखों से भी शिलालेख बनवाए, इन शिलालेखों से भी हमको जानकारी मिलती है कि जो ईरान है, इन ईरान ने भारत पर आक्रमण किया था। अब जो भारत पर आक्रमण किया गया ईरान के द्वारा, तो ये प्रमुख जो कि राजवंश था वो था हकामनी राजवंश। इसके जो देखने को मिलता है कि जो शासक है जिसका नाम है साइरस शासक जो कि ईरान का बहुत ही शक्तिशाली शासक हुआ, या कहें कि फारस का बहुत ही एक शक्तिशाली विस्तारवादी जो कि शासक हुआ, जिसका नाम है साइरस शासक है। अब इस साइरस शासक का जो शासनकाल है वो रहा 559 ईस्वी पूर्व से लेकर 529 ईस्वी पूर्व तक जो साइरस शासक है ईरान का, इसका शासन रहा। ये साइरस शासक बहुत ही शक्तिशाली हुआ करता था, इसका प्रभाव दूर दूर तक था। इसी के साथ साथ जो ये साम्राज्य है, जो ये साइरस का जो साम्राज्य है, साइरस जो शासक था ईरान का, इसका साम्राज्य में विक्टोरिया सिस्तान है ना, मकराना, साथ ही
जो ये साइरस शासक ने अपना साम्राज्य इतना विस्तार किया कि ये जो भारत के अंदर जो उस समय पर्वत था, और जो आज भी है हिंदुकुश पर्वत, हिंदुकुश पर्वत से जो कि भारत की सीमा लगती थी, और हिंदुकुश पर्वत के जो पश्चिम में साइरस ईरान का शासक था। जो इधर का जो ईरानी जो साम्राज्य था, इसमें तो एकजुटता थी, एक राजा का शासन था। लेकिन जो भारत के अंदर है, जो कि छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, अलग अलग राजाओं में बटे हुए थे, उन राजाओं में एकता नहीं थी। इसलिए जो ये इसका डर बना रहता था कि जो यहाँ पर कभी भी हमला कर कर इनको जीता जा सकता है। साथ ही जो भारत पर कि इस साइरस जो शासक है ईरान का जो साइरस शासक था, भले ही इसने अपना जो साम्राज्य का विस्तार खूब बड़ा किया, लेकिन इस साइरस शासक ने भारत पर आक्रमण नहीं किया। भारत पर आक्रमण किया कि जो हैकामनी जो वंश था, इसका एक राजा हुआ जिसका नाम है डेरियस प्रथम। हैकामनी वंश का जो शासक था जिसका नाम डेरियस प्रथम को द्वारा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। डेरियस प्रथम जो कि ईरान है, या कहेंगे जो फारस है, या कहेंगे जो फर्सिया है, इस फर्सिया का शासक हुआ। इस शासक का नाम था डेरियस प्रथम को द्वारा प्रथम भी कहा जाता है, जो कि हकामनी वंश का शासक था। ये शासक पहला शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया। इसने कि जो ये साइरस शासक है, ये साइरस शासक तो केवल भारत की जो सीमा है, इस सीमा तक ही अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने अपने भारत पर आक्रमण नहीं किया। लेकिन जो डेरियस प्रथम है जिसको द्वारा प्रथम के नाम से जाना जाता है, इस डेरियस प्रथम ने जो हिंदुकुश पर्वत है, इस हिंदुकुश पर्वत से भी अंदर आकर भारत के अंदर हमला किया। डेरियस प्रथम ने जो कि भारत के अंदर आक्रमण करके शक्तिशाली था, इसने भारत पर आक्रमण करके इसने भारत के जो एक भारत के अंदर जो महाजनपद हुआ करता था जिसका नाम कंबोज है, इस कंबोज पर अधिकार कर लिया। और इस डेरियस प्रथम ने जो गंधार, वर्तमान में पाकिस्तान है, यहाँ पर गंधार महाजनपद हुआ करता था, इस गंधार महाजनपद के जो गंधार महाजनपद के पश्चिमी इलाकों पर भी डेरियस प्रथम ने अपना शासन स्थापित कर लिया। इसी के साथ साथ जो ये सिंध है, पाकिस्तान के अंदर जो सिंध है, इस सिंध के इलाके में भी डेरियस प्रथम ने अधिकार कर लिया। डेरियस प्रथम ने जो कि कंबोज, पश्चिमी गंधार और सिंध को जीतकर ईरान के जो साम्राज्य है, या कहें कि हकामनी जो साम्राज्य इसके अंदर मिला लिया। इस डेरियस प्रथम ने भारत के कंबोज, पश्चिमी गंधार और सिंध को जीत लिया। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर जो भारत के अंदर जो राजा होते थे वो कबायली के रूप में थे। बड़े वो राजा जो कि युद्ध पर विश्वास रखते थे, या कहें कि कुछ उन पर कोई विजित कर लेता था, उनको जीत लेता था, जीतने के बाद में वो विद्रोह कर देते थे। ठीक है, विद्रोह के कारण जो कि ये जो डेरियस प्रथम ने इलाके जीते, कंबोज, पश्चिमी गंधार और सिंध, ये लगभग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व फिर से स्वतंत्र हो गए। और जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है तब ये स्वतंत्र रहते हैं। इन पर आक्रमण करके इनको जीतता है। इसके साथ साथ ही जो ये डेरियस प्रथम है, डेरियस प्रथम का जो साम्राज्य था, इस साम्राज्य को डेरियस प्रथम ने 23 भागों में बांटा था। जो कि प्रांतों में बांटा था। इन प्रांतों में से ये भी जो भारत के जीते वो भी अलग प्रांत के हिस्से थे। 23 प्रांतों में बांटा था। जो ये प्रांत होते थे, साम्राज्य के जो 23 भाग थे जिनको कहा जाता था शुभपी। साथ ही जो प्रांत थे, या कहेंगे जो गवर्नर थे, उनको कहा जाता था क्षत्रप कहा जाता था। साथ ही जो ईरान ने जब भारत पर आक्रमण किया तो इस आक्रमण से कुछ प्रभाव देखने को मिले। ईरान ने भारत पर आक्रमण किया तो इस आक्रमण से कुछ प्रभाव भारत के अंदर देखने को मिला। तो वो प्रभाव इस प्रकार है कि जब ईरान ने भारत पर आक्रमण किया तो इससे बड़ा भारत का इलाका ईरान ने कब्जा कर लिया। इसी के साथ साथ कि जब इसने अधिकार कर लिया तो भारत
जो कि इससे पहले पश्चिम की ओर नहीं जाता था, लेकिन जब आक्रमण कर लिया, जब भारत के इलाके इसके आए, तो भारत का जो संबंध है, भारत का संबंध है जो कि भारत के जो पश्चिमी जो देश थे, पश्चिमी जो साम्राज्य थे, उनसे हुआ। तो जो भारत के लोग भी जो ईरानी साम्राज्य में जाने लगे, उनके साथ संबंध स्थापित करने लगे, जिनके कारण क्या हुआ कि जो ईरान से जो व्यापारी है वो भारत के अंदर आकर व्यापार करने लगे, और जो भारत के व्यापारी है वो ईरान के अंदर जाकर व्यापार करने लगे, साथ ही ईरान के रास्ते और आगे तक जाकर व्यापार करने लगे। तो इससे एक प्रभाव यह हुआ कि भारत के अंदर जो व्यापार का विकास हुआ, भारत के अंदर व्यापार का विकास हुआ। इसी के साथ साथ कि हमने देखा कि जो ईरान है, ईरान की जो संस्कृति बहुत प्रभावशाली थी। तो इस यहाँ की जो लिपि थी ईरान की, जिसका नाम है खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि को दाईं से बाईं की ओर लिखा जाता है, दाईं से बाईं की ओर लिखा जाता है। इस खरोष्टी लिपि का ईरान से भारत के अंदर प्रसार हुआ। ईरान जो खरोष्टी लिपि ईरान की थी, तो यहाँ से जो खरोष्टी लिपि का भारत के अंदर प्रसार हुआ। इसी के साथ साथ कि एक लिपि और थी ईरान की, जिसका नाम है अरामाइक लिपि। अरामाइक लिपि का भी भारत के अंदर प्रचार प्रसार हुआ ईरान से। इसी के साथ साथ कि जो भारत की संस्कृति से जो ईरान भी जानकार हुआ, साथ ही ईरान की जो संस्कृति है उसका भी भारत में कुछ हद तक प्रसार हुआ। इसी के साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो है कि ईरान के अंदर जो साम्राज्य है, इस साम्राज्य को प्रांतों में बांटे जाने की प्रथा थी। या कहें कि जो ईरान है, इस ईरान में जो साम्राज्य होता था, उन साम्राज्य को छोटे भाग प्रांतों के रूप में बांटते थे और उन प्रांतों के अपने हिसाब से राजा बनाते थे। लेकिन ये व्यवस्था भारत में नहीं थी। लेकिन जब ईरान ने भारत पर आक्रमण किया, तो ये जो साम्राज्य को प्रांतों में बांटने की व्यवस्था भारत के जो राजा थे, उन राजाओं ने भी अपनाना प्रारंभ कर दिया। तो फिर जो भारत के अंदर जो साम्राज्य होते थे वो भी उनको प्रांतों में बांटा जाने लगा। इसी के साथ साथ जैसे कि मौर्य वंश है, मौर्य वंश के अंदर भी देखने को जो अशोक है, अशोक ने इनकी जो प्रांतों में बांटने की जो नियम कानून उनको अपनाया, ये देखने को हमको मिलता है। तो इसके अंदर हमने देखा कि जो ईरान है, ये ईरान किस प्रकार भारत पर आक्रमण करता है महाजनपदों पर, और फिर जिस आक्रमण करने के बाद में इसके क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं। अब जो हमारी सीरीज नंबर 47 होगी, उसके अंदर हमने देखेंगे कि जो सिकंदर है, सिकंदर जो महाजनपदों पर आक्रमण करता है, आक्रमण करने के बाद में उसके क्या प्रभाव होते हैं। फिर मिलते हैं। जय हिंद।